जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आशा क्लासेस डीएम पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मनोविज्ञान के चैप्टर को सुपर टेट के लिए पढ़ रहे थे और मनोविज्ञान के चैप्टर को मैंने बीच में थोड़ा सा रोक दिया था। मैंने बताया कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी जिससे ना तो प्राचीन भारतीय इतिहास ना तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का आपको वीडियो मिल रहा था और ना ही आपको मनोविज्ञान का वीडियो मिल रहा था। लेकिन अब मैं रोज आपको वीडियो देता रहूंगा। थोड़ी सी दिक्कतें थी, अब सारी व्यवस्थाएं मैंने कर ली है। अब आपको रोशनी भी कम नहीं लग रही होगी, आपको पूरा बोर्ड अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि सारी चीज का हमने मैनेजमेंट कर दिया अच्छे से। अब आपका रोजाना वीडियो मिलता रहेगा सुपर टेट के लिए। जो मनोविज्ञान है आपको रोजाना आपको प्राप्त होता रहेगा। तो हम प्रयास यही करेंगे कि निरंतर कुछ चीजें लिखकर, कुछ चीजें मैं आपको समझाकर इस तरह हम कवर करेंगे तो हम जल्दी कवर कर ले जाएंगे। अगर मैं सारी चीजें लिखाने पे आ जाऊंगा तो मनोविज्ञान एक साल नहीं खत्म होगा। तो हमें उससे इतना, हमें एग्जाम में नंबर कलेक्ट करने हैं तो हम उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। लेकिन मैं इतना पढ़ा दूंगा कि आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे अपने वीडियो को, मनोविज्ञान को। हमने बाल्यावस्था तक वहां पर देख लिया था, बाल्यावस्था तक की बात कर ली थी। इसके पहले जो वीडियो था यह मेरा 5वां या 6वां वीडियो है। अब हम इसमें बात करने वाले हैं किशोरावस्था के बारे में, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ताकि आपको निरंतर यह वीडियो अच्छे से और ढंग से मिलता रहे। और कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करिए। चलिए दोस्तों, आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमने इससे पहले अध्ययन किया बाल्यावस्था तक। बाल्यावस्था के बाद जो एज आती है किशोरावस्था, जिसको इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं, और यह एज होती है 12 से लेकर 18 वर्ष तक का। जो किशोरावस्था की बात है वो 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में पड़े। हालांकि हमने आपको इससे पहले बताया था कि जो अर्नेस्ट जोन्स महोदय थे उन्होंने क्या किया था कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य एक संधि काल को पढ़ाया था जिसका नाम था वह संधि। उसके बारे में बताया था, वो 12 से 13 वर्ष तक था। लेकिन वो केवल ये था कि जो बालक है वो किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है, इस वजह से उस एज को 1 साल के लिए रखा गया। ये पता नहीं चलता, ये किसी को नहीं पता चलता कब मतलब लड़का पुरुष बन जाता है, कब लड़की स्त्रीत्व को प्रदान कर जाती है, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ना 12-13 वर्ष की आयु में, यही होता है। इसी टाइम में लड़का जो होता है पुरुषत्व को प्रदान करता है और लड़की जो है स्त्रीत्व को प्रदान करती है। हम इस विशेषताओं में देखेंगे, ठीक है ना। चलिएगा, हम लोग पढ़ने वाले किशोरावस्था एडोलसेंस जो 12 से लेकर 18 वर्ष तक है। इसमें हम बात करेंगे किशोरावस्था को कहते क्या है। पहले दो बहुत महत्वपूर्ण चीजों का कथन है, 2 चीजें इसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले तो इसे कहते हैं जीवन का सबसे कठिन काल। जीवन का सबसे कठिन काल, ये किलपैट्रिक महोदय जी ने कहा था। हालांकि ये परिभाषा भी है कि जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को कहते हैं। किलपैट्रिक महोदय का कथन भी है, देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है, किलपैट्रिक महोदय ने ही कहा था जीवन का सबसे कठिन काल क्या है, किशोरावस्था। लेकिन ये कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जो जीवन का सबसे कठिन काल होता है, तो कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था, ठीक है ना। याद रखिएगा। सीखने की दृष्टि से सबसे आदर्श काल कौन सा है, शैशवावस्था। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं, 1 नंबर के पूछ लेते हैं, तो इसको आप ख्याल रख के चलिएगा, ठीक है ना। तो जीवन का सबसे कठिन काल क्या है, किशोरावस्था। आत्मसम्मान की भावना का काल, आत्मसम्मान की भावना का काल। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट इसमें आता है। इसमें बालक के अंदर क्या आता है, सेल्फ मतलब खुद की इज्जत को वो सब कुछ मानने लगता है। कि अगर देखे होंगे आप लोग कि ऐसे बालक जो होते हैं क्लास में, अगर उनके साथ कुछ हंसी या मजाक करते हैं, अगर उनको लगता है कि हमारे लिए अच्छा नहीं है तो अपने आप को बेइज्जती सा महसूस करते हैं। वो कैसे बालक होते हैं, 12 से लेकर 18। कभी आपने देखा है शैशवावस्था को बेइज्जती में? वो कभी नहीं। कुछ भी बोल दो, उसको मार दो, झपड़िया दो, कुछ नहीं, एकदम बस शांत, ठीक है ना। अगर 2 झपड़ मारे हंस देगा और आपसे कुछ कहेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसे इज्जत बेइज्जत का कोई मतलब नहीं है, उसे तो बस मस्त खेलना है, ठीक है ना। इसी तरह बाल्यावस्था में देखेंगे, कभी ये इस गली में लड़ा, कभी उस गली में लड़ा, कभी यहाँ, कितना भी मार के समझा रहा हो, कितना भी गाली गलौज दे दो उसको, कितना भी अच्छे से समझा दो, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकत से बाहर नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको ये इज्जत बेइज्जत ऐसा कुछ नहीं लगता। उसको तो बस ये लगता है कि मैं आनंद में हूँ,
ठीक है ना। लेकिन इस अवस्था में बालक जब पहुंचता है तो उसके अंदर थोड़ी परिपक्वता आ जाती है, थोड़ा सा विकास होने लगता है उसका मानसिक विकास, जिसकी वजह से सोचने पे मजबूर हो जाता है कि नहीं यार, अगर मुझे ये लोग डांट रहे हैं तो किसी वजह से डांट रहे हैं, कुछ तो गलत किया है मैंने, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, आत्मसम्मान या आत्मसम्मान की भावना, वो सेल्फ रिस्पेक्ट। जब खुद के इज्जत की बात आती है तो ये लोग तुरंत उस पर प्रबल हो जाते हैं और तुरंत उस पर रिएक्ट करना शुरू करते हैं। ऐसे विशेषता है इसकी आत्मसम्मान की भावना की, ठीक है ना। चलिएगा, देखिएगा ये मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, जैसे एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या है ना, इंग्लिश का वर्ड है। किसका वर्ड है? इंग्लिश का। इंग्लिश में एडोलसेंस होता है, यह लिया गया है लैटिन भाषा के एडोलसियर से। यह लैटिन भाषा के किससे लिया गया है? एडोलसियर से लिया गया है। एडोलसियर ही लैटिन भाषा का वर्ड है जिससे बना एडोलसेंस, याद रखेंगे ना। एडोलसियर का मतलब क्या होता है? एडोलसियर्स का मतलब होता है ग्रो टू मैच्योरिटी। ग्रो टू मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता की ओर बढ़ना। इस अवस्था में बालक किधर बढ़ता है? परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ग्रो टू मैच्योरिटी, वह मैच्योरिटी को प्रदान करता है, वह परिपक्वता को प्रदान करता है अपने आप को, इसीलिए कहा जाता है इसे कि ग्रो टू मैच्योरिटी यानी परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा किशोरावस्था में कुछ उपनाम भी मिलते हैं जो कभी कभी एक नंबर में पूछ लेते हैं, और ये एक नंबर तो है ही है, साथ में इसके अगर आप व्याख्या को सुनेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। जैसे देखिए, इसको कहा जाता है दिवा स्वप्न की अवस्था। क्या कहा जाता है? दिवा स्वप्न की अवस्था, ठीक है ना। डे ड्रीम, इसको क्या कहा जाता है? डे ड्रीम स्टेज। डे ड्रीम स्टेज, डे ड्रीम स्टेज। दिवा स्वप्न क्या होता है? देखिए सुनिएगा, इस अवस्था में बालक अपने आप को सोचता है कि हम आईएएस हैं, हम पीसीएस हैं, हम ये एक्टर की तरह, जैसे ये पिक्चर देख रहा है, मान लीजिए अजय देवगन की या जो भी आप एक्टर्स हैं आपको पसंद है, उनकी ये मूवी देख रहा है ना, तो ये सोचेगा कि मैं ही उनके स्थान पे हूं, मैं ही वो हूं, सब कुछ मैं कर सकता हूं। खुद को आईएएस मान लेगा, खुद को पीसीएस मान लेगा, मतलब हर चीज की कल्पना करता है और यह खुली आंखों से देखता है सपना। ऐसा नहीं सो रहा है और सो कर जो उससे सपना आ रहा है, नहीं मैं तो आर्यमान हूं, मैं तो शक्तिमान हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कि मैं विकराल आदि पिता परमेश्वर हूं, मैं सबको नष्ट कर दूंगा। ऐसी भावना का विकास केवल बालक को लगता होगा, लेकिन इसको नहीं लगता है। इसको ये लगता है कि मैं आईएएस हूं, जो स्वाभाविक है, जो काल्पनिक उसका नहीं है, जो स्वाभाविक हाँ वो बन सकता है आगे, जो एक्टर का परिकल्पना करता है, जो किसी लेखक की, जो किसी गायक की, जो किसी शायर की, मतलब हर प्रकार का गुण अपने अंदर सोचने के लिए मजबूर रहता है, लेकिन खुली आंखों से देखता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? दिवा स्वप्न की अवस्था। क्लियर है? ठीक है ना, कहीं खो तो नहीं है ना आप लोग? हाँ ठीक, खोइए नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए, अभी तो किशोर से निकल जाइए, अब आप लोग प्रौढ़ हो चुके हैं। प्रौढ़ मतलब समझते हैं? बुढ़वा, आप लोग बुढ़वा हो गए, ठीक है ना। हाँ, प्रौढ़ मतलब बुढ़वा हो गए। चलिए, उलझन की अवस्था। उलझन क्या होता है? इस अवस्था में बालक समझ नहीं पाता है कि उसे, देखिए उनके 12 में पढ़ रहा है ना स्टूडेंट, 12 में पढ़ता है जो स्टूडेंट, या जो 9-10 में पढ़ता है, 11 में पढ़ता है, उसको ये लगता है कि मैं क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा मेरे साथ, इतना ज्यादा परिकल्पना करने लगता है कि उसको समझ में नहीं आता फ्यूचर में क्या होना है क्या नहीं, ठीक है ना, एकदम उलझ टाइप रहता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? उलझन। बसंत ऋतु की अवस्था, ये थोड़ा गौर से सुनिएगा, बसंत ऋतु क्या होता है। इस स्टेज में थोड़ा हंसी का बात है, लेकिन समझने वाली बात है, क्योंकि इस दौर से हम भी गुजरे हैं, तो हम लोग भी जानते हैं कि वास्तव में इसमें होता क्या है, ठीक है ना। वसंत ऋतु कहने का अर्थ है कि यहाँ पे बालक को ये लगता है कि वो जिस चीज को पसंद करता है, जो चीज उसको पसंद करती है, वो सबसे खूबसूरत और बेहतर है, वो अपने आप को सबसे अच्छा प्रदर्शित करने का प्रयास करता है, उसको सभी चीजें एकदम सुहावनी सी लगेंगी, ऐसा लगेगा बाहर बरस रहे हैं उस पर, ठीक है ना, आकर्षण का केंद्र बन जाता है। वो सोचता है कि हम सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? वसंत ऋतु की अवस्था। क्लियर हो गया? चलिए, संवेगात्मक विकास की परिपक्वता। देखिए, संवेगात्मक विकास जो होना होता है 2 वर्ष की अवस्था में, लगभग सभी संवेग मैंने आपको पढ़ाया था विकसित हो जाते हैं बालक के अंदर। 2 वर्ष तक सब प्रथम 2 वर्ष जो होता है ना, उसमें सारे संवेग विकसित हो जाते हैं, 14 के 14 संवेग। लेकिन उस संवेगों की परिपक्वता का जो प्रदर्शन होता है वो केवल किसमें शुरू हो जाता है? किशोरों में। जैसे क्रोध,
बालक कभी कभी कर देता था जब मन लगे, लेकिन यहाँ पे क्रोध वो टाइम होगा जब आपको लगेगा हाँ ये बात क्रोध करने वाली है। वास्तविकता है कितना देर नाराज रहना, कितना देर क्या करना, इस पे कमांडेड है आपके, आप कमांड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है संवेगात्मक विकास की परिपक्वता, इसको समझ लीजिएगा। इसकी अवस्था कहलाती है तूफान एवं झंझावत। सॉरी, तूफान एवं झंझावत क्या है? तूफान झंझावत कहने का अर्थ है कि बालक इस अवस्था में सोचता है कि उसके पास तमाम जिम्मेदारियां हैं, तमाम चीजों का प्रेशर है, तमाम उसके ऊपर दबाव पड़े हैं, वो सारी चीज करना भी है, सब कुछ मैनेज भी करना है, इसलिए उसको लगता है एक बैग अटैक हो जाता है संवेगों का, एक बैग उसके ऊपर, मतलब एक साथ उसको लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है ना। इसलिए इसको कहा जाता है तूफान एवं झंझावत की अवस्था। अमूर्त चिंतन की अवस्था क्या होती है, इसको समझिएगा। बालक इस अवस्था में उस चीज पर चिंतन करना शुरू कर देता है जो चीज उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे रही। जैसे सूर्य सूर्य से प्रकाश पृथ्वी को मिलता है, सूर्य पूरब से पश्चिम से निकले तो उसका मूर्त चिंतन है, हाँ पूरब से निकला पश्चिम में डूबे, तो मूर्त चिंतन है, तो बाल्यावस्था में आ गई थी। लेकिन उस सूर्य को पूरब से ही क्यों निकलना है, पश्चिम से क्यों नहीं निकलना है? उस सूर्य को एनर्जी कहां से मिल रही है, वो ऊर्जा कहां से भेज रहा है? इन सब अमूर्त चिंतनों का विकास किसमें होता है? किशोरावस्था में। बात समझ गए, ठीक है ना। ये बात होगी। तीव्र एवं द्रुत विकास, ये देखिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट करिएगा क्योंकि ये इस बार टेट में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन विवादित है, और ये विवादित इसलिए क्योंकि इसमें बताते हैं तीव्र एवं द्रुत विकास की अवस्था। कभी कभी कई किताबों में इसको शैशवावस्था में लिख दिया है कि ये बहुत तेजी से जो विकास करते हैं, बहुत शीघ्रता से जो विकास कर जाते हैं, वह कौन होते हैं? शैशव। लेकिन वहां देखिएगा मेरे हिसाब से कि वहां मानसिक विकास का जो डेवलपमेंट है वो काफी तेज है, लेकिन उन मानसिक विकास की क्षमताओं में सभी चीजों को ग्रहण करने की जिम्मेदारी किशोरावस्था में होती है। इसीलिए तीव्र एवं द्रुत विकास की अवस्था किसे कहा जाता है? किशोरावस्था। क्लियर है? चलिएगा। संक्रांति काल जो हमने लिखा है इसको समझिएगा। संक्रांति काल क्या होता है? संक्रांति काल कहने का अर्थ है बाल्यावस्था प्लस प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था को हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। इसी को संक्रांति काल कहते हैं। बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच संक्रांति काल किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपके किशोरावस्था को। और इस कथन को कहने वाले मनोवैज्ञानिक थे कुल्हन। इस कथन को बताने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? कुल्हन, जिन्होंने कहा कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य संक्रांति काल कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। संक्रांति काल किसे कहते हैं? किशोरावस्था। यहां तक आपको क्लियर है? यहां तक कोई डाउट आपको तो नहीं है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिएगा, परिभाषाएं कुछ देख लेते हैं जो किशोरावस्था में मिली है, काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर की पूछ लेते हैं, कभी कभी कथन ही पूछ लेता है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना के बेहतरीन ढंग से रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, किलपैट्रिक महोदय, मैंने भी बताया ना, किलपैट्रिक महोदय का कथन जो सबसे पहले मिलेगा कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि इस टाइम आप पे वो जिम्मेदारियां आती हैं जो भविष्य में आपको निभानी है। आपको यहां सोचना होगा कि हमारा आने वाला फ्यूचर किस प्रकार है, आने वाले फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, इस चीज के लिए आपको जानना पड़ेगा। इसीलिए किलपैट्रिक महोदय ने इसको क्या कहा? जीवन का सबसे कठिन निर्णायक काल कौन सा होता है? किशोरावस्था। क्लियर हो गया ना? ठीक है। स्टैनली हॉल, ये काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, ठीक है। स्टैनली हॉल महोदय बाल मनोविज्ञान के पितामह कहे जाते हैं। स्टैनली हॉल बाल मनोविज्ञान के पितामह कौन कहे जाते हैं? स्टैनली हॉल, ठीक है ना। प्रबल दबाव, तूफान, तनाव एवं संघर्ष की अवस्था ही किशोरावस्था है, इसको कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? स्टैनली हॉल। मतलब प्रबल दबाव, तूफान, चक्रवात, झंझावात, संघर्ष, तनाव, जितना भी अवस्था आनी है सब किशोर में आनी है, ऐसा बोलने वाले कौन मनोवैज्ञानिक थे? स्टैनली हॉल। इसीलिए इन्होंने इस काल का नाम दिया 3S काल। 3S काल, 3S की स्टेज की अवस्था कहा इसे। 3S क्या है इसको समझिएगा। 3S होता है स्टॉर्म, एक S का मतलब होता है स्टॉर्म,
एक एस का मतलब होता है स्ट्रेस, एक एस का मतलब होता है स्ट्राइक। स्टॉर्म मिस होता है तूफान, चक्रवात, जो भी कह लीजिए। स्ट्रेस मिस होता है तनाव, और स्ट्राइक मिस होता है संघर्ष। याद रखिएगा, तीन चीजों के बारे में, 3 एस के बारे में इन्होंने थ्योरी दी थी। 3 एस की थ्योरी या 3 एस का अवस्था किसे कहते हैं, किशोरावस्था को कहते हैं। क्या क्या होता है, स्टॉर्म तूफान, स्ट्रेस तनाव, और स्ट्राइक संघर्ष की अवस्था। इसको कहने वाले वैज्ञानिक कौन थे, क्लियर। चलिए इसके बाद आता है रास महोदय। रास महोदय ने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि किशोरावस्था कुछ नहीं है, किशोरावस्था केवल शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। शैशवावस्था पुनः किशोरावस्था में झलक रही है, ऐसा कहने वाले मनोवैज्ञानिक थे रास महोदय। जरा सोचिए ऐसा इन्होंने क्यों कहा होगा, जरा एक बार दिमाग लगाइए कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा कि जो किशोरावस्था है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। क्योंकि इन्होंने देखा ना कुछ चीजें, किशोर जो है बस परिपक्वता ला रहा है, जो चीज उसने शैशवावस्था में छोड़ा था। जैसे शैशवावस्था में उसके पास नैतिकता नहीं थी, उसके पास नैतिकता नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो अनैतिक था, ठीक है, लेकिन उसके में डेवलप नहीं था नैतिक, लेकिन अब यहाँ पे डेवलप हो गया क्या, नैतिक। किशोरावस्था में, शैशवावस्था में बालक अपने ही ऊपर ज्यादा ध्यान देता था, अपने शरीर पर। उसको लगता था सब कुछ मैं हूं इस संसार में, सारी सृष्टि मेरे इर्द गिर्द। किशोर भी वही सोचता है, बस किशोर यहाँ अपने आप को सजाने का प्रयास करता है कि आई एम वेरी हैंडसम गाइस, आई एम ए ब्यूटीफुल गर्ल, मैं बहुत सुंदर लड़की हूं, मैं बहुत सुंदर लड़का हूं। इस बीच वो उलझे रहते हैं कि मेरे प्रति सब लोग कितना लगाव रख रहे हैं, सब मुझे प्यार करते हैं, सबके बीच में एकदम हिट हूं, मैं बहुत ही ज्यादा हीरो हूं यहाँ पे, ऐसा सोचते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा सॉरी इसीलिए इन्होंने कहा कि शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है किशोरावस्था। क्लियर है ना। चलिए वैलेंटाइन महोदय, वैलेंटाइन महोदय मानते थे कि किशोरावस्था अपराध करने के लिए ना सबसे नाजुक अवस्था है, कि अगर कुछ करवा, किसी को बोल दे झापड़ मार दे बाबू ना, तो बस भड़का दो मार दे, ऐसा होता है किशोर। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आप जबरदस्ती करवा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। उसके अंदर ये भावना, वो अपने ग्रुप के प्रति इतना ज्यादा उत्साहित होता है कि अगर उसे बोल दिया गया ना, वो कभी कभी देखे होंगे खुद सुसाइड करने की बात सोच लेता है। अगर वो जीवन में किसी चीज में असफल हुआ ना, तो वो तुरंत सोच लेगा मैं सुसाइड करूंगा। इस अवस्था में देखे होंगे सबसे ज्यादा नाबालिग अपराध होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये लोग प्रेम के संबंध में जब बंधते हैं तो उस बीच अगर इनका रिश्ता टूटता है तो ये आत्महत्या करने की भी सोच लेते हैं। इसीलिए कहा गया वैलेंटाइन महोदय ने कि अपराध करने की सबसे नाजुक अवस्था कौन सी है, किशोरावस्था, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि यह स्टेज अपराध करने के लिए नाजुक तो है, लेकिन यह व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता की भी अवस्था है, कि हम इसमें एक ऐसे दोस्त को चुनते हैं जो हमारे लिए पूरे जीवन भर सबसे बेहतरीन बन के रहता है, एक ऐसा खास दोस्त जिसके साथ हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि लड़का है तो लड़की, कोई जरूरी नहीं है, लड़का किसी लड़की को भी बना सकता है वो दोस्त, कोई लड़की किसी लड़के को भी वो दोस्त बना सकती है, या कोई लड़का किसी लड़के को भी बना सकता है, कोई लड़की किसी लड़की को बना। एक पर्सनल ऐसा दोस्त होगा जिसके साथ हम सब कुछ शेयर करने की बात करते हैं, मतलब अपने जीवन की हर घटना के साथ उसको बांटने का प्रयास करते हैं कि हाँ ये मेरे साथ हुआ, ये मेरे, हम घर में किसी को कुछ ना बताएं, यहाँ तक कि माँ बाप को भी नहीं बताते जितना उस दोस्त को बता देते हैं। इन्होंने यही बताया कि व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था किसे कहा जाता है, किशोर बहुत ही अच्छे ढंग से निभाता है। जैसे मूवी आई है आजकल RR, RRR आपने देखा होगा, तो उसमें दोनों हीरोज बहुत घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं, जो एक दूसरे के लिए जान तक देने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना, ये प्रकार। लेकिन वो किशोर नहीं है, उसमें प्रौढ़ हो गए हैं, यहाँ पे किशोरावस्था की बात हो रही है। ओके ना, ठीक है, चलिए क्लियर है ना, यहाँ तक आपको क्लियर है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है, कोई डाउट इसमें तो नहीं है ना, तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं। चलिएगा दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं। कल हम इसके आगे देखेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं, किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास।
तीनों चीज पढ़कर कल ये टॉपिक खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई नया खंड उठा लेंगे, कोई नया चैप्टर उठा लेंगे। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम लग रही है, नहीं तो आज ही विशेषता बढ़ा देता, पर ठीक कोई बात नहीं, कल हम उसको बता देंगे। आप लोग बस ध्यान से अब रोजाना पढ़ेंगे, मैं रोजाना आपको वीडियो अपलोड करता रहूँगा, रोजाना आपको मिलता रहेगा, बस आप लोग ध्यान से थोड़ा इसको पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब आप लोग मेरे वीडियो को बस देखने के बाद एक बार शेयर कर देना प्लीज यार, एक बार शेयर करवा दीजिए, एक बार सब्सक्राइब करवा दीजिए, सबसे बोल दीजिएगा सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, सबको फायदा होगा इससे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये आपको बेहतरीन ही दे रहा हूँ, जितना मुझसे बन पड़ रहा है मैंने आपको अच्छा ही देने का प्रयास किया है। खैर कोई बात नहीं, धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही अपना ध्यान रखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।